हम लोग कब उस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। ऑल्दो एक चीज है कि नॉर्मली इरेडॉक्स वाला जो पार्ट होता है उसका डिस्कशन ज़्यादा बेटर है अगर हम लोग पीएच कैलकुलेशन कर ले तब, क्योंकि उसमें रिडॉक्स वाले पार्ट में एक आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है। तो अगर एसिड बेस्ड रिएक्शंस वाले पार्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब टॉपिक्स मालूम पड़ गए तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करा पाना ज़्यादा ईजी होगा। लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी, लेकिन डिस्कशन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है। थोड़ा थोड़ा एब्सर्ड टाइप का सीक्वेंस है। मतलब शुरू में लोग ऐसा करते हैं कि मूल कंसेप्ट में रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन फिर उस तरह के केस में सारी चीजें तुमको याद करने लायक बन जाएंगी। मतलब ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये एग्जांपल ध्यान रखो, ये एग्जांपल ध्यान रखो। अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद एसिड बेस का कंसेप्ट, जैसे मान लो कि 10th क्लास में तुम लोगों ने एक छोटा सा टर्म पढ़ा था, मेरे हिसाब से शायद याद होना चाहिए तुम लोगों को, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। कुछ याद है किसी को? बताओ भाई जल्दी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये टर्म क्या याद है किसी को? कुछ भी याद है? सर शायद नंबर ऑफ H प्लस आयंस को और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को कहते हैं। हाँ, जब हम लोग एसिड बोलते हैं तो एसिड के केस में हम लोग बेसिसिटी डिफाइन करते हैं, और जब हम लोग बेस बोलते हैं तो उस केस में हम लोग एसिडिटी डिफाइन करते हैं। कोई भी एसिड कितना H प्लस दे सकता है, दैट इज इक्वल टू इट्स प्रोटिसिटी इक्वल टू इट्स बेसिसिटी, ऐसा हम लोग नॉर्मली बोलते हुए काम करता है। तो जैसे मान लो अगर हम लोगों को बेसिसिटी वाले पार्ट को डिफाइन करना है, मान लो हम लोग ऐसा कंसेंट्रेशन लेके चले कि बेसिसिटी वाले पार्ट को डिफाइन करना है, तो तुम्हारे हिसाब से HCl का बेसिसिटी कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1। 1। H3PO4 का कितना होगा? बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं भाई, H3PO4 का कितना होगा बेसिसिटी? जल्दी बताओ, H3PO4 का बेसिसिटी कितना होना चाहिए? कोई भी जवाब दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10th क्लास का ये टॉपिक है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 10th क्लास में मालूम होना चाहिए चीज। किसी को नहीं पता H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा? सर 3। 7। 7? अब 7 तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो बेसिसिटी 7 कहाँ से निकाल के ले आएगा भाई तुम? H3PO3 का कितना होगा बेसिसिटी? जल्दी बताओ, H3PO3 का बेसिसिटी कितना होगा? अब H3PO3 का अगर हम लोग H3PO3 वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेके चले तो इस केस में बेसिसिटी वाला पार्ट 2 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे बेसिसिटी वाला पार्ट एक्चुअल में 3 के बराबर नहीं होता, ऑल्दो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, बट बेसिसिटी वाला पार्ट या थ्रोटिसिटी यहाँ पे 2 के बराबर होता है। तो ये चीज कैसे पता चलेगा? तो इधर याद रख सकते हैं या फिर एक तरीके से सीख सकते हैं उसको। तो वो जो तरीका है वो केमिकल बॉन्डिंग में मालूम पड़ेगा। तो जब तक केमिकल बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे तब तक एसिड का हम लोग एसिडिटी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं सीख सकते। फिर याद रखना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद रखने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जनरल केस, लेकिन स्ट्रक्चर के वजह से एक्सेप्शन के जैसा दिखाई देता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में मालूम पड़ जाएगा, जनरलाइज केस है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट की अगर बात करें तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसमें नॉर्मली हम लोग एटम्स के ऊपर या आयंस के ऊपर चार्जेस वाले पार्ट को कंसिडर करके काम करते हैं। तो जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl में Na के ऊपर +1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी टाइप से H2SO4 लेके चले तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये चीज हम लोग को कंसिडर करना होता है, जो कि +6 निकल के आएगा। करना है कि वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अभी हम कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो H2SO5 हुआ, तब इस केस में सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? तो इस केस में सल्फर वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही निकल के आता है। अगर हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन करें, चलो हम बता देते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। जैसे अगर हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मली बस ये देखना होता है कि जिस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं उस एलिमेंट के ऊपर हम लोग चार्ज को x मान लेते हैं, और x मानने के अलावा बाकी एलिमेंट्स के नेट चार्ज को एडअप करते हैं। तो ऑक्सीजन इन जनरल -2 के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन इन जनरल +1 के फॉर्म में होता है। उसके पीछे भी एक कंडीशन है, बट इन जनरल बोल रहे हो +1 और यहाँ पे -2 है। तो इस केस में
टोटल जो चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, हम लोग हर एक एलिमेंट के चार्ज को एड अप करके आराम से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ वाले पार्ट में टोटल चार्ज अगर निकाले तो सल्फर का एक एटम और उस पर वैल्यू x के बराबर है, पहला चीज। उसके अलावा हाइड्रोजन के दो एटम दे रखे हैं और उस पर चार्ज वाला पार्ट +1 के बराबर है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसका वैल्यू -2 के बराबर है। और इस तरह के टोटल एटम्स वाले पार्ट 4 है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। तो यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से -8 हो गया, यहाँ से +2 हो गया, मतलब ओवरऑल +6, ये -6 वैल्यू आएगा जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो +6। वही यहाँ पे लिखा भी था मैंने, +6 के बराबर का चार्ज है। बट अगर मान लो नीचे वाले केस को डिस्कस करते हैं, H2SO5, तो H2SO5 वाले पार्ट में सल्फर के ऊपर चार्ज x माना, तो इस केस में x इंटू 1 एटम। हाइड्रोजन वाले पार्ट में टोटल चार्ज +1 होगा इंटू 2 एटम। ऑक्सीजन वाले पार्ट में -2 चार्ज इंटू 5 एटम इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। यहाँ से अगर x कैलकुलेट करेंगे तो -10 +2, इसका मतलब -8 आएगा, जब सामने जाएगा तो +8। तो वैल्यू +8 होना चाहिए, लेकिन वैल्यू +6 है। तो फिर लोग इसको बोलेंगे इसको याद कर लो, इसको एक्सेप्शन के जैसा याद कर लो। एक्सेप्शन के जैसा याद करना तुम्हारा हेडेक बढ़ाएगा। केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है। जब याद करना है तो प्रॉपरली जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव करेंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा, पीरियोडिक टेबल आएगा, इन सब केसेस में जब हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे तब याद रखना होगा, क्योंकि एक जनरल ट्रेंड होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है। यहाँ कोई जनरल ट्रेंड नहीं है, लोगों ने उसको जनरल रूल बना के इसको एक्सेप्शन बना दिया है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मॉलिक्यूल नेचर में जैसा एग्जिस्ट करता है हम लोग चार्ज उसी के हिसाब से निकालते हैं, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही यूनिक आता है, जिसकी वजह से चार्ज +6 होगा, ना कि +8। तो इस चीज को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही डिस्कस कर सकते हैं, और उसी में फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की चीजों को रिलेट करते हुए आराम से ये डिस्कशन कर सकते हैं कि हम लोगों का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। और तुम लोगों को एक तरीका जो बताएंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में लेविस स्ट्रक्चर बनाने का, वो मेरा खुद का तरीका है। मतलब ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट कभी गलती से ही सीख लियो उस चीज को, लेकिन वो तरीका तुमको पूरे जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब तुमको रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं। लोग बहुत सारे रूल्स बनाते हैं, बहुत सारे रूल, N1 कैलकुलेट करो, N2 कैलकुलेट करो। मेरा कोई रूल नहीं है, बस एक छोटा सा रूल होगा, उसको याद रखना होगा। उसके बाद लॉजिक है, केवल प्योर लॉजिक। और हम ये भी बोल रहे हैं कि 100% जो सिलेबस में मॉलिक्यूल्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 120-125 मॉलिक्यूल्स है सिलेबस में, 100% टॉपिक्स में, 100% मॉलिक्यूल्स में वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, फिर वो जनरलाइजेशन फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन उसका 70, 80, 90 मॉलिक्यूल उस जनरलाइजेशन में पुटअप हो सकता है, तो ठीक है। और वैसे भी 30 से 40 स्ट्रक्चर्स यूनिक है, वो तुम्हारे किसी भी दुनिया के रूल को फॉलो कर लो, कोई भी ट्रिक को फॉलो कर लो, वो नहीं होने वाला। तो हम लोग वो ट्रिक यूज करेंगे भी नहीं। और मेरा जो तरीका है वो तुम लोगों को कहीं भी नहीं पता चलने वाला, क्योंकि वो मेरा खुद का तरीका है, मेरे खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। तो जैसे ही उस चीज को सीखेंगे हम लोग, उसके बाद बाकी चीजों को ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा, बाकी चीजों का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी में डिस्कशन करते वक्त एक छोटा सा टॉपिक आता है वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर को हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, अलग चीज होता है। तो ये जो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर है, ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कभी ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी एसिड के और बेस के H+ या OH- के ऊपर डिपेंड करेगा, और सॉल्ट के केस में टोटल चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो एन फैक्टर का पार्ट है, ये अलग अलग चीजों के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में वो अलग अलग कंसिडरेशंस को हम लोग जब यूज कर रहे होंगे तो हम लोग को सारे बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो बस आइडिया देने के लिए नॉर्मेलिटी बोलना यहाँ पे बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही पुअर कंसेप्ट है। इनफैक्ट जैसे बुक्स वगैरह में पूरे के पूरे मोल कंसेप्ट में नॉर्मेलिटी को भी डाल दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत आसान फील होता है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अगर स्किप कर दे तो टाइम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब कभी भी तुम्हारे सामने इस तरह का सवाल आएगा H2SO5 का, तो उसमें गलती होगा तुमसे, क्योंकि तुमको तो चीजें मालूम ही नहीं है, तुमने तो याद कर रखा है चीजों को। तो याद करने की चीज को हम रिजेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम भी जब कोटा में पढ़े थे तो पहले मोल कंसेप्ट हुआ था, उसके बाद रिडॉक्स वाला पार्ट बहुत आगे हुआ था। मतलब बहुत आगे इन द सेंस कि हमको जहां तक ध्यान है कि सबसे लास्ट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का रिडॉक्स रखा गया था। वहां पे हम लोगों को नॉर्मेलिटी या फिर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, या फिर एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस चीज को वहां पे डिस्कस किया गया था, क्योंकि वही एक प्रॉपर सीक्वेंस है। ऑल्दो जैसे तुम्हारा एक बुक आता है एन अवस्थी, जो काफी अच्छा बुक माना जाता है, उसमें भी मोल कंसेप्ट में ही सारी चीजें दे दी गई है। लेकिन मोल कंसेप्ट में देना नहीं चाहिए,
इनफैक्ट कोटा में बंसल क्लासेस के सिस्टम में जब चलता था तो खैर बंद ही हो गया, बट जब चलता था उस टाइम पे तो वहाँ पे भी लोग रिडॉक्स अलग से पढ़ाते थे। रेजिडेंस के सिस्टम में रिडॉक्स अलग से पढ़ाया जाता है, कभी भी इन चीज़ों को मर्ज नहीं किया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को, ठीक है। चलो खैर, तो ये सब टॉपिक्स हम लोग का डिस्कस हो चुका है, तो बस हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए बच गया है मोल कंसेप्ट में, जिसको हम लोग पीओएसी बोला करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलो चलो अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो पीओएसी, और इसको हम लोग ज़्यादा इलेबोरेट करें तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, ठीक है। वेपर डेंसिटी वगैरह सब भी काफी आसान टॉपिक था, लेकिन पीओएसी वाला पार्ट काफी सिंपल टॉपिक है जिसको हम लोग को डील करना है बेसिकली। और इतना सिंपल टॉपिक है कि सुनने में भी आसान लगेगा और इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहुत आसान होगा। बट यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज का, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट के केस में फेल कर जाता है। और क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है तो लोगों को लगता है कि अरे इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, क्यों हम फालतू मेहनत करने की कोशिश करें। जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर मान लो सिंपल टॉपिक है तो सिंपल टॉपिक होने का माने कि मतलब है कि हम लोग इसको आदत में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के केस में ये टॉपिक फिट नहीं बैठता, उसमें ये गलत आंसर देता है। अभी हम लोग करके देखेंगे भी, उसमें गलत आंसर देता है। और अगर इन केस कभी भी सवाल आया मोल कंसेप्ट का, इन केस आया कभी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का, तो लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट होगा ही होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आएगा ही आएगा और पीओएस उसमें फेल करता है, तो ये मेथड हम लोग आसान होने के बाद भी प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे। मालूम होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में रखेंगे और आदत पड़ गया तो तुमको -1 लेने से हम भी नहीं बचाएंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे नाम काफी है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जैसे मान लो एक छोटा सा हम सवाल पूछते हैं, N2H2 और सामने वाले पार्ट में NH3। तो इस केस में जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं, जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। अमलदीप बताओ भाई, अगर यहाँ बैलेंसिंग कर रहे हैं तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं? पहले तो बताओ कि बैलेंस करने के बाद कोफिशिएंट क्या आएगा। सर H2 पे पहले 3 और NH3 के पहले 2। ठीक है, कैसे निकाला ये चीज? सर नाइट्रोजन में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। हाँ, नाइट्रोजन में 2 क्या है? 2 एटम, 2 एटम्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर दिया, यही काम किया ना? यस सर। है ना? और फिर सर यहाँ पे जैसे RHS में हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 2 था, 2 एटम्स था और 3 लगा दिए, हो गया। एग्जैक्टली तो बस यही काम हम लोग जो बैलेंसिंग में कर रहे थे। हम लोग बैलेंसिंग कैसे कर रहे थे, तो एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट साइड में, मतलब पूरे के पूरे रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, उस चीज को राइट साइड के पार्ट से हम लोग बैलेंस आउट कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसे, अंशिका बताओ। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को जस्टिफाई करने के लिए। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल जो एटम्स के नंबर है वो कंजर्व रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जितने रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं, एग्जैक्टली उतने ही एटम्स वाले पार्ट प्रोडक्ट के साइड में होने चाहिए। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए ये चीज डिस्कस कर रहे थे, जिससे बैलेंसिंग कर रहे थे। वही चीज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है। जैसे यहाँ पे दिखा हम लोगों को कि बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग एटम्स को रिलेट कर रहे थे, तभी तो मालूम पड़ा कि हम लोग का यहाँ पे कोफिशिएंट वाला पार्ट 3 आएगा या 2 आएगा। बट अगर मान लो कि हमको बैलेंसिंग नहीं करना है, मान लो कि बैलेंसिंग नहीं करना है, मान लेते हैं कि सवाल में ऐसा बोला कि N2 वाले पार्ट का 10 एटम है टोटल, तो प्रोडक्ट में NH3 में नाइट्रोजन के कितने एटम्स होने चाहिए बताओ। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला कि नाइट्रोजन का टोटल 10 एटम्स है, नाइट्रोजन का एटम N2 नहीं है, N2 तो मॉलिक्यूल है। अगर ऐसा बोला कि लेफ्ट साइड में या रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन के टोटल 10 एटम्स है, तो राइट साइड में प्रोडक्ट में कितने एटम्स होने चाहिए अपने पास नाइट्रोजन के? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के हिसाब से 10 होने चाहिए, सिंपल सी की बात है।
तो जब रिएक्टेंट के साइड के नंबर ऑफ एटम्स पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो हम लोग यहाँ से आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा पार्ट इसमें हम ऐड करते हैं, हम रिवर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऐसा मेंशन किया कि नाइट्रोजन के टोटल 10 एटम्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वाला पार्ट डेफिनेटली 5 के बराबर होगा, या नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 वाला पार्ट हम लोग आराम से 5 के बराबर लेके चल सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन के 10 एटम चाहिए तो एक एटम में, सॉरी, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 5 मॉलिक्यूल में 10 एटम्स होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में अपने कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग को ये चीज दिख रहा है कि नाइट्रोजन के हिसाब से 5 होगा, तो यहाँ वाले पार्ट में अब NH3 में एक ही एटम है नाइट्रोजन का, तो एक NH3 एक एटम, तो 10 NH3 10 एटम। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को नाइट्रोजन का 10 एटम रिक्वायर्ड होगा तो इसका मतलब NH3 वाले पार्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 के बराबर होने चाहिए। तो N2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 है, NH3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 के बराबर है, मतलब 2 का रेशियो चल रहा है। अगर इसका हम लोग 5 लेंगे तो 10 है, तो 1 लेंगे तो यहाँ 2 होना चाहिए, अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स बनना चाहिए। यही चीज हम लोग मोल कंसेप्ट में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग POAC अप्लाई करते हैं तो POAC में बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना काम हो जाता है। और हम लोग क्योंकि बचपन से ये चीज़ बैलेंसिंग करने वाले पार्ट को सीख रखे हैं, केवल नंबर ऑफ एटम्स को रिलेट करना होता है, तो इसलिए हम लोगों को ये मेथड बहुत आसान फील होता है। एक्चुअल में आसान है भी, बहुत आसान फील होता है, लेकिन वही ये पॉइंट कि इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको यूज़ करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट के केस में थोड़ा एरर निकल के आएगा। अब ये पार्ट आता है कि POAC अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, POAC अगर हम लोग सीख रहे हैं तो POAC में करना क्या होता है, तो सिंपली कोई भी एक एलिमेंट का रिएक्टेंट के साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उसको प्रोडक्ट के साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स से इक्वेट करना है। केवल ये सिंपल सा केस देखना है। तो उस केस में अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को रिलेट किया, अगर 2 एलिमेंट है तो दोनों को रिलेट करेंगे, अगर 10 एलिमेंट है तो 10 को आराम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा सा, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। अंशु, तुम्हारा पहला क्लास है क्या ये? अंशु, अपना ऑडियो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ऑडियो अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं, तो ठीक है। तुमको अगर ये सब टॉपिक्स आता होगा, मेरे हिसाब से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट सुन लो, सब चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल दे रखे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखे है, केस 1, अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट का, और इसमें POAC अप्लाई नहीं करना, अगर आता भी होगा तो भी अप्लाई नहीं करना है, बैलेंसिंग के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसा मेंशन किया कि N2 वाले पार्ट का 4 मोल है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का 12 मोल दे रखा, NH3 कितना बनेगा? फटाफट आंसर दो। N2 के 4 मोल्स दे रखे, H2 वाले पार्ट के 12 मोल्स दे रखे, तो इस केस में NH3 कितना बनेगा? 8 मोल। 8 मोल्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर बैलेंसिंग करके चले तो यहाँ 3H2, यहाँ पे 2NH3, तो 1 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन करा रहा है, 4 मोल आराम से 8 का फॉर्मेशन कराएगा, ये बोला जा सकता है। ठीक है, अगर POAC अप्लाई करना है तो POAC अप्लाई करते वक्त हम लोगों को केवल एक काम करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का प्रोडक्ट के साइड से रिलेट कर सकते हैं, और अगर एक से काम नहीं चल पा रहा तो 2 के लिए यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता कि यहाँ पे 4 मोल्स दे रखे, H2 वाले पार्ट के 12 मोल्स दे रखे, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा ये बताओ। तो जो चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो चीज मैथ्स में नहीं मालूम होता है उसको क्या मानते हैं, तो मान लेते हैं x। तो पहला वेरिएबल x मान लिया, कि मान लेते हैं कि NH3 के x मोल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को बस एक काम करना है, छोटा सा काम। अगर हम लोगों को POAC अप्लाई करना है तो हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो अगर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम लोग नाइट्रोजन पे अप्लाई करते हैं, तो एटम पे अप्लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पे नहीं, एटम काउंट करना है टोटल। ठीक है, तो POAC ऑन नाइट्रोजन वाले पार्ट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन in the reactant side, या in the reactant must be equal to number of atoms of nitrogen in the product।
ये सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करके काम करना है अपने को। तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं रिएक्टेंट के साइड में? तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे कि N2 वाले पार्ट का 4 मोल्स है। एक मोल के अंदर या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है तो 2 में 4 होगा, 4 में 8 होगा, ऐसा बोला जा सकता है। इसका मतलब रिएक्टेंट के साइड में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो 4 इंटू 2। और इसको जब प्रोडक्ट के साइड में रिलेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, तो जितना नाइट्रोजन, जितना NH3 होगा उतना ही नाइट्रोजन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स X के बराबर है और NH3 में एक नाइट्रोजन वाला पार्ट है, तो यहाँ से X इज इक्वल टू 8 आराम से निकल के आ सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स X विल बी इक्वल टू 8। और जो हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, अगर 4 मोल दे रखा तो हम लोग का 8 मोल बनना चाहिए। तो ये तो हम लोग नाइट्रोजन के थ्रू काम कर लिए, लेकिन अगर नाइट्रोजन के थ्रू काम हो रहा है तो हाइड्रोजन के थ्रू भी होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन के थ्रू भी करके देखे इस चीज को, तो इस केस में POAC ऑन हाइड्रोजन अप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है, केवल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड। तो इस केस में क्वेश्चन में 12 मोल दे रखा है H2 का, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वाले पार्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू H2 के अंदर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के इनटू 2 कर सकते हैं, must be equal to number of moles of atoms of hydrogen in the reactant side। तो number of moles कितना है? X के बराबर। और इस X वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 हाइड्रोजन एटम है, ऐसा मेंशन कर रखा है। तो नंबर ऑफ मोल X के बराबर है और उसमें हर एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब X इंटू 3 के बराबर हम लोग करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर X कैलकुलेट करते हैं तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 इंटू 2 मतलब 8। तो ऊपर से कैलकुलेशन किया तो भी 8 आया, नीचे से कैलकुलेशन किया तो भी 8 आया। केवल नंबर ऑफ एटम्स वाले पार्ट को रिलेट करके काम करना होगा। नंबर ऑफ एटम्स को जब हम लोग रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में इक्वेट करेंगे तो अपना आंसर आराम से वहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर किसी को इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो आराम से डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग इसी में दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें नोट डाउन मत करना, इसमें नोट डाउन करने लायक कुछ भी नहीं है, केवल समझने लायक टॉपिक है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N इन द रिएक्टेंट साइड को हम लोग 4 into 2 कैसे लिख सकते हैं? जैसे क्या क्या एवोगैड्रो नंबर का तो यूज ही नहीं आया। अरे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम रिलेट कर सकते हैं ना। हम नंबर ऑफ एटम्स बोल रहे हैं भले ही, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बोलो या मोल्स के टर्म में उसको कन्वर्ट करके रखो, Na का फैक्टर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसमें अगर मान लो, ये तो लॉजिकल चीज है थोड़ा, यहाँ 4 इंटू 2 की है तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे Na होता, तो सामने वाले पार्ट में भी Na होता, तो ये Na तो वैसे भी कैंसिल आउट होना है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसमें Na के फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करना है, बात बराबर ही रह जाएगा, वो कैंसिल आउट होना है। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो एक पार्ट इसी में ट्राई करके देखो। जैसे ऊपर वाले में ही अगर हम सेकंड केस लेके चलते हैं, केस 2, अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट का 3 मोल दे रखा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 3, और हाइड्रोजन वाले पार्ट का 6 मोल दे रखा, तब इस केस में नाइट्रोजन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, पहला चीज, और दूसरा हाइड्रोजन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ये ट्राई करके देखो। सर 6 और 4। 6 और 4 ठीक है, मतलब हमको नहीं मालूम आंसर क्या है, बट हम मान के चल रहे हैं कि आंसर ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। लेकिन बस हम ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। ये ऐसा हो सकता है क्या? एक ही रिएक्शन है लेकिन 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो यार एक रिएक्शन से तो एक ही प्रोडक्ट आएगा ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर मान लो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे पीओसी अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 के बराबर है इंटू 2 और एटॉमिसिटी में Na से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा। प्रोडक्ट के साइड में मान लेते हैं कि NH3 वाले पार्ट के x मोल्स बन रहे थे और हर एक में 3 हाइड्रोजन है, तो इस केस में यहाँ से x इज इक्वल टू कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 3 इंटू 2, सामने वाले पार्ट में x इंटू 3 क्या इंटू 1। नाइट्रोजन तो एक है ना, इंटू 1। अच्छा सॉरी, हाँ नाइट्रोजन वाले पार्ट, हाँ हम हाइड्रोजन वाले पार्ट को रिलेट कर लिए, ठीक है सॉरी। तो इस केस में x वाला जो पार्ट है 6 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। अगर मान लो हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन वाले पार्ट के रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ मोल्स रखा 6 के बराबर और 6 के हिसाब से एटॉमिसिटी 2 है तो 6 इंटू 2, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का जो वैल्यू है वो x के बराबर दे रखा और एटॉमिसिटी वाला पार्ट 3 है। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस कैलकुलेशन वाले पार्ट में अमन अपना ऑडियो ऑफ कर लो। तो जब हम लोग इस पार्टिकुलर पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से x वाला पार्ट 4 के बराबर निकल के आ रहा है। तो यहाँ दो अलग अलग NH3 का अमाउंट कैसे निकल के आ सकता है, अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मालूम है तो एक ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो अब एक चीज देख सकते हैं, जैसे मान लो इक्वेशन को बैलेंस करके काम करते हैं, N2 + 3H2 और सामने वाले पार्ट में 2NH3। तो N2 वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स 3 दे रखा था जबकि H2 वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स 6 दे रखा था। तो N2 के आगे कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1:3 में रिएक्शन चलेगा। 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 मोल 9 के साथ रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 मोल दे रखा है, इसका मतलब कम दे रखा है। अगर कम दे रखा है तो लिमिटिंग रिएजेंट है, और हमेशा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर हम लोग इसको मोल मोल एनालिसिस से डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 6 मोल, पहला पार्ट तो एक्सेस है, दूसरा पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो हम लोग 6 मोल के हिसाब से काम करते हैं। 3 मोल 2 मोल बना रहा, तो इस केस में 6 मोल वाला पार्ट आराम से 4 मोल बनाएगा, तो अपना आंसर 6 नहीं हो सकता, 4 मोल्स के बराबर होगा। तो समझ में आया होगा तुम लोगों को कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट का केस है तो 2 आंसर आएगा। हाँ एक काम कर सकते हैं कि 2 आंसर आया तो जो छोटा वाला आंसर है वो अपना आंसर मान सकते हैं, लेकिन इतना कौन करना चाहेगा। अगर वो देखेंगे N2 के हिसाब से आंसर 6 आ रहा है तो सोचेंगे 6 ही आंसर होगा, और डबल मेहनत जब करना ही है तो इससे अच्छा मोल मोल एनालिसिस वाला पार्ट यूज कर लो, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाओ। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर लिमिटिंग रिएजेंट का सिनेरियो है तो उस केस में ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इस एक पार्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना, सॉल्व कर भी सकते हैं लेकिन उसमें 2 अलग अलग आंसर आएंगे, तो जो छोटा वाला आंसर है उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जैसे एक और इसमें पॉइंट ये होगा कि ये तो बड़ा सिंपल टाइप का सवाल दिखाई दिया हम लोगों को, इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। एक हम क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, तुम्हारे बुकलेट का ही सवाल होगा, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उस क्वेश्चन वाले पार्ट को बस ट्राई करके देखो, पीओएसी मेथड वाले पार्ट से अगर करते तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 1 मिनट थोड़ा बुकलेट दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? बता दो भाई, कोई बुकलेट दिख रहा है सबको? ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर ये ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 85 ट्राई करके देखो। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद ट्राई करके देखो। इसको इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। पीओएसी के थ्रू सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मूल कंसेप्ट से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, पीओएसी अप्लाई करना सीखना है बेसिकली।
इस बार दो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर एक प्रोडक्ट बनता तो एक्स मान के काम कर रहे थे, तो जब एक अननोन होता है तो एक वेरिएबल मानते हैं, अगर दो अननोन है तो दो वेरिएबल मानेंगे। इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा, तो मेरे हिसाब से वो चीज मालूम होगा। तो इस बार एक्स और वाई दोनों मान के चलेंगे, लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ अंशु। अगर दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अंशिका, दो वेरिएबल है तो कितने क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए? सर दो। दो इक्वेशन। तो इस केस में एटलीस्ट हम लोग को दो इक्वेशन डिफाइन करना पड़ेगा। अब दो इक्वेशन जब डिफाइन करेंगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देख के लगता है कि बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अगर एक सिंपल इक्वेशन रहा तब तो हम लोग वैसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, उसमें तो हम लोग को ज्यादा सोचना भी नहीं होता है। बट अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रिएक्शन है तो दिक्कत तो आएगा। अगर मान लो इसमें रिएक्शन लिखते तो हम लोग ऐसा कर सकते थे, P4 वाला पार्ट O2 के साथ कंबाइन करके P4O6 बना रहा है प्लस P4O10 बना रहा है। तो इस केस में मान लेते हैं P4O6 का अमाउंट x के बराबर है, P4O10 का अमाउंट y के बराबर है। हम लोग बैलेंसिंग करके काम नहीं करना है, ये चीज अच्छा है इसमें। और P4 वाले पार्ट का 31 ग्राम दे रखा, तो P4 का अगर हम लोग 31 ग्राम लेके चलते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट पहले ग्राम लिख ले, 31 ग्राम, और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 32 ग्राम। और इसमें मेंशन किया है लीविंग नो P4 एंड O2। तो ये चीज मेंशन करने का मतलब है कि हम लोग पीओएसी अप्लाई कर सकते हैं। लीविंग नो P4 एंड O2 मतलब ना फास्फोरस बचेगा ना ऑक्सीजन बचेगा, तो कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं रहेगा। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो फास्फोरस का एटॉमिक मास ही 31 होता है, तो P4 का मतलब हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 4। तो यहाँ से 1/4 नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा पहले वाले पार्ट का। ऑक्सीजन वाले पार्ट को कंसिडर करें तो 32 डिवाइडेड बाई 32, इसका मतलब 1 मोल निकल के आने वाला है अपना आंसर। तो इस केस में जब पीओएसी अप्लाई करेंगे तो मान लो पहले पीओएसी अप्लाई करते हैं फॉस्फोरस पे, तो फॉस्फोरस के केस में रिएक्टेंट के साइड में केवल एक जगह फॉस्फोरस है, तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ मोल्स 1/4 इंटू 4 एटम 4 कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट के साइड में दो जगह फॉस्फोरस है, तो अगर दो जगह फॉस्फोरस है तो टोटल फॉस्फोरस को रिलेट करना होता है, ना कि एक फॉस्फोरस वाले पार्ट को। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को P4O6 की तरफ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स x इंटू 4 एटम, टोटल P4O10 से भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो y इंटू 10 एटम। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि दो वेरिएबल है, तो अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी चाहिए। अगर दो इक्वेशन चाहिए होगा तो इस केस में हम लोग को एक और इक्वेशन डिफाइन करना होगा। अगर क्या वाई तो 4 ही होगा ना? कितना होगा y इंटू, अच्छा सॉरी y इंटू 4, हाँ ऑक्सीजन पे अप्लाई कर दिया y इंटू 4। तो अब मान लो कि जैसे एक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए। तो इस केस में फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, पीयूएसी ऑन ऑक्सीजन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन पे पीयूएसी अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट साइड में 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम 1 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। राइट साइड में पहले वाले केस में 6 एटम्स है, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स x इंटू 6 प्लस दूसरे वाले साइड में 10 एटम्स है, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट y इंटू 10 अप्लाई कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्वेश्चन में आराम से x और y कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैलकुलेट करके बताओ x कितना आ रहा और दूसरा y कितना आ रहा, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। और सवाल में पूछा क्या है, व्हाट वेट ऑफ P4O6 एंड P4O10 विल बी प्रोड्यूस। तो सवाल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, सवाल में वेट पूछा है। तो P4O10 के मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, P4O6 के मोलर मास से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या उसमें सर्च करो ना, यहाँ यहाँ इसमें सर्च करो वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर।
वीडियो चल रहा है कुछ देर। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। सर एक्स और वाई का 1/8 दोनों का। कितना आ रहा है 8। 1/8। चलो आओ आएगा तो दोनों का सेम, ठीक है। इक्वेशन का बैलेंसिंग देख के हमको मालूम पड़ जा रहा है किसका स्पीकर में दिक्कत हो रहा है भाई। अमलदीप स्पीकर पे तो लेक्चर सुनता है। इक्वेशन का जो बैलेंसिंग है उसके हिसाब से हमको दिख तो रहा है कि दोनों में इक्वल अमाउंट निकल के आने वाला है। तो ये चीज सेम है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू सेम ही निकल के आएगा जो कुछ भी है। और हम लोग को वेट निकालने बोला है, तो जब हम लोग वेट वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे तो इस केस में 1/8 इंटू P4O6 मतलब हो गया 124 प्लस O6 वाले पार्ट में 96। इसका मतलब 124 प्लस 96 कितना हो जाएगा 130 प्लस मतलब 220 होना चाहिए। 220। उसके अलावा दूसरे वाले केस में 1/8 इंटू P4O10। P4O10 का मतलब हो जाएगा 124 और 16 इंटू 10 मतलब 160। तो इसके हिसाब से 4 8 284 ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आना है। तो इसके इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 55, यहाँ 2 बचेगा वैल्यू, मतलब 27.5 के बराबर मास होना चाहिए पहले वाले केस में। 27.5 ग्राम पहले वाले केस में। तो ऑप्शन बी ही आंसर दिखाई दे रहा है हमको। ऑप्शन बी वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 27.5 के बराबर मास दे रखा है और दूसरे में डेफिनेटली मास 220 की जगह पे 284 हो गया। तो मास डेफिनेटली उससे थोड़ा और हाइयर होगा ही होगा। और अगर कैलकुलेशन करें तो 24 मतलब 3, 44 मतलब 5, तो 35.5 मतलब एग्जैक्टली 27.5 और 35.5 के बराबर मास निकल के आना चाहिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर ढंग से देखो तो बैलेंसिंग अगर कर ले तो वही चीज है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए इस चीज को कैलकुलेशन में यूज करने का ज्यादा कोई सेंस नहीं होगा। हाँ अगर मान लो, जैसे एक और सिनेरियो बताते हैं। मान लो यहाँ तो सवाल में मेंशन कर दिया कि P4 वाला पार्ट और O2 वाला पार्ट दोनों कम्प्लीटली खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो कि P4 और O2 कम्प्लीटली खत्म नहीं होता, तब क्या करते? तब कैसे मालूम करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट कौन सा है और लिमिटिंग रिएजेंट का कितना अमाउंट खत्म हो रहा है? क्योंकि इक्वेशन तो तभी अप्लाई कर पाते ना हम लोग जब हम लोग को पता होता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। हेलो। तब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उस तरह के सिनेरियो के लिए हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक को हेलो। अप्लाई नहीं। हाँ बोलो, नहीं बोलो। तो इस केस में उस तरह के सिनेरियो के लिए जहां एक लिमिटिंग रिएजेंट होता, वहां पे इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि चलो एक चीज तो मान लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि एक लिमिटिंग रिएजेंट था तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन वहां एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट है, मतलब 2 वेरिएबल है और 2 रिएक्टेंट है। तो दोनों वेरिएबल के हिसाब से 2 इक्वेशन डिफाइन करने के लिए दोनों एलिमेंट्स से पीओसी अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर दोनों एलिमेंट से पीओसी अप्लाई कर दे तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आएगा कि एक एलिमेंट तो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके हिसाब से चीजें फिट बैठ जाएंगी, बट जो दूसरा एक्सेस है उसके हिसाब से कोई कंसिडरेशन नहीं है। पहले मालूम करना पड़ेगा कि एक्सेस वाले पार्ट का कितना मोल्स खत्म हो रहा है। अगर उसको मालूम ही करना है तो हम लोग को स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वैसे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें पीओसी अप्लाई करना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा, सबसे पहला चीज, ठीक है। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, बस अगर हो सके तो केवल एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन इस तरीके का होता है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बुकलेट में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, हमको ध्यान नहीं है, बट दिखाई नहीं दे रहा हमको क्वेश्चन। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कोई एक रिएजेंट है, मान लो कोई एक रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ये किसी अननोन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में जाके कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का सवाल होगा कि एक रिएक्टेंट लेके चले, उस रिएक्टेंट के बहुत सारे रिएक्शंस हुए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू गया, बहुत सारे रिएक्शंस को फॉलो किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया। तो इस केस में बस ऐसा मेंशन करेगा अगर इस रिएक्टेंट के अंदर कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, कोई भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट, इसका पूरा का पूरा अमाउंट प्रोडक्ट में चला जा रहा है। क्योंकि अगर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। अगर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, 10 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एलिमेंट्स स्प्लिट होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट, ऐसा सवाल फ्रेम किया जाएगा और ऐसा सवाल होता भी है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट सीरीज ऑफ रिएक्शंस फॉलो करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
अगर इस फॉर्मेट का सवाल है, बस यही एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जहाँ पे एक सीरीज ऑफ अननोन रिएक्शंस दिया और कोई एक एलिमेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तब उस सिनेरियो में या तब उस प्रोसेस में हम लोग आराम से ऐसा मेंशन करते हुए काम करेंगे कि हम लोग पीओसी वाले पार्ट के हिसाब से उस एलिमेंट के रिएक्टेंट में, मतलब जो सबसे मेन रिएक्टेंट था, उस मेन रिएक्टेंट वाले पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स के टोटल पार्ट को प्रोडक्ट वाले पार्ट से कंप्लीटली इक्वेट करके प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट के अमाउंट से हम लोग रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लेके चले थे इस चीज को भी आराम से रिलेट कर सकते हैं। अगर ये सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखा होगा कभी भी जहाँ पे एक एलिमेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, तब उस केस में पीओसी अप्लाई करो। अदरवाइज हम कभी सजेशन नहीं देंगे पीओसी का प्रैक्टिस करने का। इनफैक्ट जैसे केमिस्ट्री के सेंस में, जैसे हम इंडियन ऑथर्स के बुक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, इंडियन ऑथर्स के बुक बहुत बेकार होते हैं। इनफैक्ट केमिस्ट्री में सिंगेज वगैरह में बहुत एरर दे रखा है और कोई करेक्शन भी नहीं है। लेकिन हम एक बुक हमेशा रेफर करते हैं, आरसी मुखर्जी, भारतीय भवन पब्लिकेशन के जितने बुक्स हैं, आरसी मुखर्जी केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव हो गया, एस सी वर्मा फिजिक्स वाले के लिए पार्ट के लिए बुक हो गया, फिजिक्स में एक एमसीक्यू करके बुक आता है वो बहुत अच्छा है। भारतीय वन में एक ए दास गुप्ता का मैथ्स का बुक आता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों, बहुत ही खूबसूरत बुक है। लेकिन वो सब बुक्स हाईलाइट नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उनकी मार्केटिंग नहीं होती। भारतीय वन का कोई मार्केटिंग नहीं करता है। लेकिन उन बुक्स में कोई भी एरर नहीं है, मतलब उन बुक्स को जिन लोगों ने भी लिखा है उन लोगों ने उन बुक्स का काफी रिव्यू किया है। मतलब ऐसा नहीं कि एस सी वर्मा ने केवल बुक लिख दिया और कोई देखने वाला नहीं है। बुक प्रिंट होने से पहले उसका रिव्यू होता है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, उसके सारे करेक्शंस, उसके सारे एरर को खत्म करते हैं। तो भारतीय वन के सारे बुक्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उसको लोग हाईलाइट नहीं करते, मार्केटिंग नहीं करते, तो उनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता। वो आरसी मुखर्जी बुक रखना ही रखना होता है मस्ट, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव लेवल के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बट उसमें मोल कंसेप्ट हम सजेशन नहीं देंगे, देंगे बनाना है तो बनाओ मोल कंसेप्ट, लेकिन उसके सॉल्व्ड एग्जांपल में हर एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट, मतलब जितने क्वेश्चन हम देखते हैं ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन को, जो मोल मोल एनालिसिस के सवाल हैं उसके 50 60 70% क्वेश्चन को उन लोगों ने पीओसी से सॉल्व कर रखा है। तो उसको देख के एक आदत बन जाता है। मेरे टाइम पे भी हमको आदत बनने लग गया था, तो वो बुक मोल कंसेप्ट का बनाना छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे भी सर सजेशन दिए थे कि पीओसी सॉल्व मतलब अप्लाई करने की कोशिश मत करना, उस तरीके से गलती आंसर निकल के आ सकता है। तो इसीलिए आरसी मुखर्जी बनाओ डेफिनेटली, बट उससे क्वेश्चंस को पीओएसी से ट्राई करके मत देखना, पीओएसी वाले पार्ट को उसमें अवॉइड करके रखना। और उसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इडियोमेट्री हो गया, या कुछ क्वेश्चंस बाहर के टॉपिक से, मतलब सॉलिड स्टेट के टॉपिक से रिलेटेड है, जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, उस चीज को टाइम के साथ ही सीख पाएंगे। तो हम सजेशन देंगे उसमें जो मोल कंसेप्ट का पार्ट है उस चीज को अवॉइड करो, उसको सॉल्व करो बेसिक्स पार्ट में, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाले पोर्शन को सॉल्व करो, उससे पहले कुछ एलिमेंट्री पोर्शन है उन चीजों को सॉल्व करो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। जैसे इधर टॉपिक्स होता जाएगा, रिवीजन के टाइम पे एक बार उस बुक को आराम से बना सकते हैं, तुम्हारा टॉपिक काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और काफी अच्छे क्वेश्चंस है, डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को बनाना होगा। तो ये एक टॉपिक है छोटा सा पीओसी, सिंपल है, लेकिन हम सजेशन नहीं देंगे। इस पूरे टॉपिक को सीखने का बहुत ज्यादा मालूम होना चाहिए, ताकि इस तरह के पैटर्न का अगर सवाल हो कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर रिएक्टेंट के अंदर कोई एक एलिमेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो पीओसी अप्लाई करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक के पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं से पुराने टॉपिक में किसी को कोई डाउट है, तो आराम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो भी डाउट आराम से पूछ सकते हैं। और तुम लोग असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते हो, भले तुम लोग का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, बट हम लोग रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, लेकिन तुम लोग में से किसी को भी हम असाइनमेंट सॉल्व करके डाउट वाले ग्रुप में डाउट पूछते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर इस टेंडेंसी से पढ़ाई करना है तो हम सजेशन नहीं, पढ़ाई मत करो। मतलब मेरा सिंपल सा एक सजेशन होगा, बहुत ही सिंपल सा एडवाइस है, पढ़ाई मत करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व करके डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो वर्थ नहीं है पढ़ाई करना ऐसा। तो दुनिया में ऐसे लाखों लोग पढ़ाई करते हैं, बट सीट्स नहीं होते हैं। मतलब IIT जेईई का तैयारी भी 10 लाख लोग करते हैं, बट 10 लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। वो लोग सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। उनको लगता है कि सामने वाले ने पढ़ा दिया और हमको सब आ जाएगा। नहीं, मेरे पढ़ाने से आपको नहीं आएगा। हम जब कोटा में पढ़ाई कर रहे थे तो हम पहले बैच में गए थे, फिर पहले बैच में हम मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। परफॉर्मेंस तो अच्छा था, बट शुरू में 2 महीने में हम गैप में बस छुट्टी में मतलब घूमे फिरे थे अपने घर पे। हमको नहीं मालूम था, इतना सीरियसनेस भी नहीं था कि 10th क्लास के बाद क्या करना है। बस हम खेल रहे थे कि रिजल्ट आएगा तब ना देखेंगे। जब रिजल्ट आया तो फिर उसके बाद कोटा गए, पहले बैच में थे, बाकी लोग 2 महीने पूरा अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए, पूरा अच्छे से अपने घर पे रह गए। तो ऋषभ वो लोग ज्यादा ज्यादा नंबर ला करके पहले बैच में पहुंच गए और मेरा बैच थर्ड हो गया था।
थर्ड बैच में गए तो बहुत बुरा लगा। फर्स्ट हमको लगा कि यार सेकंड भी होता, सीधा थर्ड हो गया, पर ठीक है, हम अपना पढ़ाई नॉर्मल कर रहे थे, हमको फर्क नहीं पड़ा कि दूसरे लोग ऊपर चले गए। थर्ड बैच के टीचर्स हमको ज़्यादा अच्छे मिले थे, मतलब थर्ड बैच में ज़्यादा अच्छे टीचर्स है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बैच। बस ये था कि फर्स्ट बैच में कंपटीशन का बहुत अच्छा माहौल था, अदरवाइज थर्ड बैच के टीचर्स बहुत अच्छे थे, और हमको कंपटीशन, हमको मालूम था कि हमको खुद से कॉम्पीट करना है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेरा नंबर कितना है हमको इससे मतलब है। थर्ड बैच में टीचर पढ़ा रहे हैं हमको अच्छे से, मेरा काम हो जा रहा है उधर। फिर रिशफलिंग हुआ, मतलब शुरू का पहला रिशफलिंग हुआ, हम नीचे गए, फिर उसके आगे रिशफलिंग हुआ, फिर मेरा सेकंड बैच हुआ, और अगले रिशफलिंग में तुरंत मेरा फर्स्ट बैच हो गया। मतलब विद इन 15 दिन के अंदर मेरा वापस से फर्स्ट बैच हो गया। लेकिन हम फिर फर्स्ट बैच को 15 दिन क्लास करने के बाद छोड़ करके थर्ड बैच में चले गए, क्योंकि थर्ड बैच में एक दो टीचर से बहुत फास्ट पढ़ाते थे वो लोग। मतलब जो चीज़ हम जब थर्ड बैच में थे तो वहाँ रोटेशन खत्म हुआ था, और फर्स्ट बैच में रोटेशन शुरू होने वाला था, मतलब इतना बड़ा गैप था। और वो भी 4 ही दिन क्लास होता था थर्ड बैच में फिजिक्स का, मतलब बाकी दिन, बाकी सारे बैचेज में 6-6 दिन क्लास होता था, हर एक सब्जेक्ट का 6 दिन क्लास होता था। और जबकि मेरे बैच में, थर्ड बैच में, केवल 4 दिन क्लास होता था, और तभी भी सिलेबस आगे। तो हम पहला बैच छोड़ करके थर्ड बैच में गए थे। तो ये सब चीजें जरूरी होती है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तो उसमें थर्ड बैच के टीचर्स हमको पढ़ा दे रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का। अब तुम्हें से किसी को भी डाउट पूछते नहीं देखते, मतलब बस हम पढ़ाते जा रहे हैं, और मेरा मेहनत भी इस तरीके से वेस्ट ही जा रहा है। फिर हम पढ़ा रहे हैं, तुमको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्वेश्चन बना रहे नहीं बना रहे, तो मेहनत पूरा वेस्ट है। ऐसे काम मत करो। अगर फ्री में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी एटलीस्ट उस मेहनत की, अब लाइव क्लासेस कर रहे हैं हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर करके डाल चुके हैं पुराने स्टूडेंट्स का, उन लोगों का लेक्चर देख लो। ऐसा नहीं कर रहे, तुम लोग का लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करने का प्लान करते, फिर हम लोग किसी और काम में लग जाते। जैसे अभी जेई मेंस और नीट का अनाउंसमेंट हुआ कि सितंबर में पोस्टपोन हुआ, तो हम लोग एक कोर्स स्ट्रक्चर भी नया शुरू किया है। अब उसके प्लानिंग में पूरा एक वीक निकल गया हम लोगों का, तो हम लोग जो चीज़ सोचते हैं वो कर भी नहीं पा रहे। लेकिन हम लोग फिर भी रेगुलर लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करें ताकि डाउट तुम लोग का क्लियर हो। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो तुमको भी अपने एंड से मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करते नहीं दिखाई देंगे तो कोई मतलब नहीं इस बैच का, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। उससे जो तो हम भी रेस्ट कर ले। तो अगले वीक से मेरा पर डे 5-5 क्लास लगेगा, मतलब तो सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे 10 घंटे हम लोग स्क्रीन पे क्लासेस ले रहे हैं, बट हम लोग करने के लिए रेडी है। तुम में से हम किसी को भी डाउट पूछते नहीं देखते कि केमिस्ट्री में अगर कोई डाउट पूछ रहा है, फिर मैथ्स में या फिजिक्स में कोई डाउट पूछ रहा है। असाइनमेंट्स रेगुलरली हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं, कितने प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट्स तुम लोग भी देख रहे होंगे बाकी जगह के सिस्टम्स को। अगर कोई ब्रांड को छोड़ दें, फिटजी या फिर आकाश वगैरह के ब्रांड्स को छोड़ दें, तो हम लोग का सिस्टम बहुत इफिशिएंट बन चुका है, बहुत इफिशिएंट। पूरे झारखंड में तुमको कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट में ऐसा सिस्टम नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट कल परसों की बात है, हम लोग के टेस्टिंग पोर्टल को हम लोग फ्री कर चुके हैं। तो कोई जयपुर के एक स्टूडेंट है जो नीट के लिए हम लोग का प्रैक्टिस पोर्टल प्रैक्टिस मतलब यूज़ कर रहे थे, तो बहुत दिनों से वो यूज़ कर रहे हैं, और टॉप 10 के स्टूडेंट्स में दिख रहा है उसका नाम। मतलब लीडर बोर्ड में होता है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनका नाम ऊपर दिखता है। तो देखे हम लोग कि उसमें कोई अननोन पर्सन है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग कॉल करके पूछे कि अगर आपको डाउट है तो आप डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो पता चला कि जयपुर की रहने वाली है। तो मुझे अच्छे से, पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो एल से जस्ट अभी पढ़ करके निकले हैं। और एल का टेस्ट सीरीज नहीं देती है, हम लोग का टेस्ट पोर्टल यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो एल में पढ़ने वाला स्टूडेंट उनका पोर्टल यूज़ नहीं करके हम लोग का पोर्टल यूज़ कर रहा है। और तुम लोग को हम बोले भी है कि हम लोग का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो अनपैरेलल है, इंडिया में तुमको किसी भी इंस्टीट्यूट का पोर्टल वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे स्टार्टअप से लिया उसको यूएस से इन्वेस्टमेंट मिल रखा है। तो हम लोग का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, हम लोग का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ऐसा तुमको कहीं भी नहीं मिलने वाला। लेकिन उसमें तुम लोगों को भी अपने तरफ से उतना ही एफर्ट लगा के काम करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, एक्चुअली इतना सारा डाउट पूछेंगे तो सब परेशान है, कोई परेशान नहीं होगा। हम लोग को तो मजा आता है डाउट बताने में। हम जो आर बैच है, हम उसमें 2 दिन, मतलब लगातार 2-2 घंटे डिस्कशन का, 6:30 बजे से 8 बजे तक का टाइम होता है क्लास का। हम 2 दिन उन लोगों का डिस्कशन में 8:30 बजे तक का टाइम दिया है। केवल 6:30 से 8:30 केवल क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, पूरा बुकलेट क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। तुम्हारे ये स्कूल का जो अरविंद है वही पूरा बुकलेट डिस्कशन कर रहा है कि सर बुकलेट डिस्कशन कर लीजिए ना सर, मतलब टॉपिक हम लोग का आगे बढ़ गया है, फिर वो डिस्कशन रुक जाएगा। पूरा बुकलेट वो लोग सॉल्व किए, पूरा बुकलेट एक एक क्वेश्चन। अभी तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग तो देखा नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में 2 बुकलेट्स हैं, और दोनों बुकलेट में काफी सारे क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमको लगता है कि 500 के अराउंड क्वेश्चन है। वो लोग पूरा बुकलेट सॉल्व किया है, और 2 दिन हम लोग को कंप्लीट डिस्कशन में देना पड़ा, 2-2 घंटा, 4 घंटा केवल डिस्कशन। उसके अलावा भी डिस्कशन चला है, रेगुलर डिस्कशन चला है, बट 2 दिन कंप्लीटली डिस्कशन करना पड़ा, केवल डाउट डिस्कशन। जो डाउट है, हर एक छोटा से छोटा डाउट, हर एक ऑप्शन का डाउट, वो लोग हर एक चीज को क्लियर किए।
हम लोग को डाउट डिस्कशन करने में मजा आता है। हम कोटा में जब थे तो एक एक 1.5 घंटा हम लोग का डिस्कशन में निकलता था। हम लोग को मजा आएगा, ठीक है हम लोग के पास रिसोर्सेज थोड़े कम और काम ज्यादा हो गया, बट जैसे ही एक बार चीजें रिदम में आती है तो उसके बाद फिर फ्री हो जाते हैं हम लोग। नया सिस्टम डेवलप करना है तो उसके हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है, प्लानिंग करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार प्लान इंप्लीमेंट हो गया तो उसका तो नॉर्मल चलता है। तुम लोग को जितना डाउट पूछना है पूछो, हम लोगों को क्या परेशानी है। टीचर्स अवेलेबल है, अगर टीचर्स नहीं है तो और टीचर्स को कनेक्ट करेंगे। अगर हमको लगेगा कि काम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो और टीचर्स को कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। कल ही हम लोग के पास एक रिज्यूम आया था, वो मतलब बहुत जगह पढ़ा रखे हैं, नारायणा में पढ़ा रखे हैं, ये क्या बोलते हैं कलकत्ता वाले सेंटर में पढ़ा रखे हैं, उसके अलावा कोटा में इसमें रेजिडेंस में पढ़ा रखे हैं, और वो हम लोग के रिज्यूमे डाल रहे हैं। तो टीचर्स की कोई कमी नहीं होगी, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो और टीचर को एडअप करेंगे। अपना डाउट पूछना है तुम लोगों को। हाँ, टेलीग्राम वाले चैनल में जो ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डाउट सेशन का, उसमें डाउट पूछो। रेगुलरली इतने सारे टीचर्स है, फिजिक्स और मैथ्स में तो 4-4 सर लोग अवेलेबल है, लोग तो आराम से डाउट देंगे। केमिस्ट्री में ही थोड़े कम लोग हैं, बट अदरवाइज उसमें ठीक है, हम सफिशिएंट है, हम आराम से डाउट सेशन करेंगे। और अभी नहीं कर पाए तो 2 दिन के बाद रिप्लाई करेंगे, 3 दिन के बाद रिप्लाई करेंगे, लेकिन डाउट क्लियर करो। अगर डाउट क्लियर करेंगे तभी तो दिखेगा हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो वीक में तुम लोग क्लास एक ही हो पाता है, तभी भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पूरा बुकलेट तुम लोगों को अभी तक खत्म कर देना चाहिए था। क्या भी अमन क्वेश्चन सॉल्व करता है तो सब यस बोलेगा, सर। झूठ बोलेगा? नहीं सर। नहीं सर। अमलदीप यस सर, कर रहा था। कर रहे थे तो इतने दिन में कोई डाउट नहीं आया तुम लोगों को? एडवांस लेवल का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व ही नहीं किया, इसका नहीं मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं सर, क्वेश्चन है थोड़ा उसमें। स्लो स्लो चल रहा था इसीलिए सर। नहीं, सॉल्व करो भाई, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। जो 12th के पासवर्ड वाले बच्चे हैं ना, उन लोगों से पूछा करो कि क्वेश्चन सॉल्व किए बिना टॉपिक अच्छा होता है क्या। लगता है सबको कि हमको बहुत मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके समझने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें करे क्या। वो सीखना होता है, उसके लिए टाइम देना होता है, वो चीज करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व करो, बुकलेट्स मिलता जाएगा, आराम से सॉल्व करो, उसमें डिस्कशन किया करेंगे हम लोग, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, तुम लोगों को ये शायद से बुकलेट्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट उधर अपलोड हो गया है असाइनमेंट वाले चैनल में, तो उसमें देख लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, और नेक्स्ट वीक से फॉर श्योर हम लोग लेक्चर डालना शुरू कर देंगे। इसी वीक हम लोग प्लान किए थे और करने ही वाले थे, लेकिन फिर से जेई और नीट पोस्टपोन हो गया, तो हम लोग किसी दूसरे काम के प्लानिंग में लग गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को कोई कोई पार्टिकुलर टॉपिक इंप्रूव करना है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, तो हम लोगों ने कोर्स अपना प्लान किया है, उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब देखते हैं। उस चक्कर में हम लोग काम नहीं कर पाए, थोड़ा मेरे ही पास एक्चुअल में काम थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे। बट ठीक है, बाकी सर लोग भी बोकारो ही शिफ्ट हो गए हैं, जो रांची वाले सेंटर पे सर थे वो ही बोकारो शिफ्ट हो गए, तो सारे काम हम लोग यहीं से कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, ताकि हम लोग का काम काफ़ी इफिशिएंटली हो पाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग को मैथ्स फिजिक्स का तो लेक्चर वीकली आना शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री का अगर नहीं भी आता है तो हम केमिस्ट्री को किसी दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग आईपैड भी और एक्स्ट्रा परचेज कर चुके हैं, तो अब है कि नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग और बढ़ा सकते हैं। अभी तक हम लोग के पास टोटल 4 आईपैड हो गया है, 2 डिजिटल पैड हो गया, तो अब नंबर ऑफ क्लासेस आराम से बढ़ाया जा सकता है वापस से तुम लोग का। तो पहले रिसोर्सेस ही कम थे थोड़े, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। किसी को कोई डाउट है शुरू से लेकर अभी तक मूल कंसेप्ट में, या कहीं का भी कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। हाँ सर, अभी जस्ट इसका पिछला जो क्वेश्चन था हाँ उसमें मतलब उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 31 ग्राम्स ऑफ P4 है और 32 ग्राम्स ऑफ O2 है। हाँ। तो ऑप्शन था उसमें बस ऑप्शन बी ही है जिसको ऐड करने पर 63 आ रहा है, तो ये भी देख सकते हैं मतलब। वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि एक सवाल को सॉल्व करने का 10 तरीका हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन अभी हम लोग पीओएससी अप्लाई करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, ये एक तरीका है कि चलो ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा तरीका है। ये चीज तो हमेशा वैलिड होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो सीधा हम लोग का दोनों को एडअप किए तो 31 + 32 मतलब अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चलो पीओएससी के हिसाब से दूसरा तरीका फॉलो करना था, ठीक है। और कोई डाउट और किसी को? अभी मतलब एक्सरसाइज 2 में भी कुछ क्वेश्चन बचा है मेरा, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 में भी। एक सेकेंड रुक जाओ, हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, ये एक्सरसाइज 2 यही ना? बोलो भी जल्दी।
बोलो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। हाँ सर, एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में बोलो। हर्ष तो अभी क्लास करने के लिए आ रहा है, जब क्लास खत्म होने का टाइम हुआ तब। बोलो अंशिका। सर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, चलो ध्यान दो। जैसे कभी भी अगर क्वेश्चन में ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलेगा, ठीक है, यहाँ जैसे दे रखा है इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। कभी भी अगर क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का देगा तो हमेशा एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना कि हम लोगों के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही एटम है। जैसे इंसुलिन के अंदर ऐसा मेंशन किया है हम लोग को सल्फर वाला पार्ट, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम लोगों के पास इंसुलिन के अंदर केवल एक सल्फर का एटम है। तो अगर मान लो कि हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाले, अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाले तो परसेंटेज ऑफ सल्फर वाले पार्ट को कैलकुलेट करते वक्त अगर केवल एक एटम होता तो एक एटम का मास कितना, तो 32 × 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास वाला पार्ट m कर सकते हैं इंटू 100। जब भी कभी ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का सवाल होगा तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को सॉल्व करते वक्त हमेशा एक गिवन एटम के परसेंटेज वाले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक एटम एज्यूम करके चलना। तो 32 × 1 डिवाइडेड बाई m इंटू 100 इज इक्वल टू 3.4, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से मोलर मास इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 100। तो यहाँ से इसको अगर हटाएं हम लोग तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1000 हो जाएगा। और 32 डिवाइडेड बाई 34 0.9 समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ वाले पार्ट में सारे ऑप्शन में 941, 944, 945 दे रखा। तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि 32/34 कितना होगा। एक बार कैलकुलेट करके देखो कॉपी में, 32 डिवाइडेड बाई 34 कितना होना चाहिए। और थर्ड डेसिमल प्लेस से कैलकुलेशन करना। 32 डिवाइडेड बाई 34 कितना होना चाहिए, 0.9 के बाद क्या होना चाहिए। सर 4। 0.94, थर्ड डेसिमल प्लेस तक सब में 4 है। 0.94 उसके बाद 1, तो 0.941 है। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 941.176 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट? हाँ बहुत सारा, इसलिए तो पूछते ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो जैसे आज लेक्चर खत्म है तो आज पूछ सकते थे, मेरे पास भी 10 मिनट का टाइम आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज फिर डाउट वाले ग्रुप में डालो। ये अच्छी चीज है कि ज्यादा डाउट है, हमको और मजा आएगा। जितना लोग डाउट पूछेंगे उतना अच्छा चीज है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पहले ही बोल रखे कि डाउट पूछा करो भाई, अच्छी चीज है। सर नेक्स्ट 33, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया, अच्छा एक सेकंड, 33 क्वेश्चन नंबर 33 वाले पार्ट में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज। यार ये तो बनाने लायक सवाल नहीं है क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर देखे जो हम अपलोड किया है? हाँ देखिए, उसमें मतलब मेरे को जो समझ में आया वो आपको बताते हैं कि इस पहले कैलकुलेट किए कि क्रोमियम का परसेंटेज कितना होगा, 4.8। अरे भाई साहब अच्छा चलो एक सवाल का जवाब दो। जैसे मान लो H2O है, ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा H2O के केस में? एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा? होना चाहिए, यही H2O ही होना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता H4O2 तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता? H2O होता, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में जाते हैं। अगर मान लो H200 और O100 होता तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता? तो भी H2 होता। तो जो लोअर नंबर ऑफ एटम है उससे हम लोग हायर नंबर ऑफ एटम वाले पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां से एक सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ रहा है, होल नंबर रेशियो निकल के आ रहा है।
तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बहुत सारे हो, लेकिन जब हम लोग उसको एक सिंपल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। जैसे आप 4.8 इंटू 10 टू द पावर 10, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 10 टू द पावर 10, तो रेशियो निकालेंगे तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4.8 बाई 96, तो जस्ट डबल दिख रहा है अपने को 1/2। हाँ इसका मतलब क्रोमियम वाले पार्ट में एक एटम अगर लेंगे तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2 एटम होगा, CrO2 ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। मोलर मास से कैलकुलेशन करके भाई साहब क्या क्या कर दिया यार। और कोई और कोई डाउट है तो पूछो। सर 36। 36, क्वेश्चन नंबर 36 में, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट द पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड हैज डेंसिटी इतना इतना 1.42 लीटर, 4 to 5 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंबशन विल गिव। तो सवाल बनाओ, क्या दिक्कत है इसमें? ये हम समझे लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा था। इसमें सवाल में जैसे एक चीज देखो, ऐसा मेंशन किया है यहाँ पे 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है, और यहाँ पे 1.425 लीटर दे रखा, तो 1425 मिलीलीटर हो जाएगा आंसर, सॉरी मिलीलीटर वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ और बचपन से ये चीज सुन करके आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, हाँ तो मास वाला पार्ट 1425 इंटू 0.8 से निकाल सकते हैं। 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 होता है, ठीक है। 1425 इसका मतलब होना चाहिए 1800, 4 इंटू 80 करेंगे, 400 इंटू 80 करेंगे तो 32, इस टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा है। 832 और प्लस 836, चलो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना इसमें कितना आंसर आ रहा है, डायरेक्टली कैलकुलेशन करना मुश्किल भी हमको दिख रहा है। 40 मतलब 0, 4 16, 4 20 मतलब 0, 8 32, 2 34 और 8 3 11, यार बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो 1140 आ रहा है वैल्यू। 11, हाँ ठीक है, आना भी चाहिए, ठीक है। मास वाला पार्ट 1140 ग्राम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्टेन वाला जो पार्ट है उसका मास मालूम पड़ गया, 1140 ग्राम के बराबर रिएक्शन करेगा, और सवाल ने पूछा है विल कंज्यूम कितना ऑक्सीजन। तो तुम लोगों को एक छोटा सा ट्रिक शायद बताया था, याद होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग CXHY लेके चलते हैं और इसका रिएक्शन अगर O2 के साथ कराते हैं, प्रोडक्ट में CO2 प्लस H2O बनता है, तो उस केस में बैलेंसिंग के टाइम पे हम लोग CO2 के आगे X लगाएंगे, H2O के आगे Y/2 लगाएंगे, और ऑक्सीजन के आगे X प्लस Y/4 लगाया करते हैं। तो इस केस में हम लोग के पास ऑक्टेन का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ऑप्शन है 1140 डिवाइडेड बाई ऑक्टेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 96, 96 प्लस 18 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 होना चाहिए 4 9 1 10 1 11 114, इसका मतलब यहाँ से 10, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 10 के बराबर है, और x वाला पार्ट 8 के बराबर है, y/4 मतलब 18/4, 18/4 का मतलब कितना हो जाएगा 9/2 मतलब 4.5, तो 12.5, इसका मतलब एक मोल 12.5 के साथ रिएक्शन कर रहा, तो 10 मोल कितने के साथ रिएक्शन करेगा 125 के साथ, और सवाल में 125 मोल्स वाला पार्ट ऑप्शन सी आंसर निकल के आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बनने लायक सवाल था यार। और कोई डाउट? हाँ एक, अच्छा तुम की क्या थी इसमें ये बताओ, हमको लग रहा है कि शायद हम जो सोच रहे शायद वही गलती की होगी, क्या की थी? हम इसमें 0.8 इंटू 1425 किए थे, फिर उसको बाई 32 किए थे, तो जो आया मतलब हम पहले उसको बाई 32 क्यों किए? एक सेकंड, हम पहले इसको बैलेंस किए, तो हाँ, बैलेंस किए तो 2 की हाँ, 8 प्लस 25 O2 हाँ, 2 प्लस 18 H2O आया। हम्म, तो फिर हम देखें कि जब 2 मोल ऑक्टेन है हाँ, तो 25 O2 लग रहा है, हम्म। तो फिर हम सोचे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C8H18 निकालते हैं और फिर उसके बाद इसका O2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम तो उसी में बाई 32 क्यों किए? बाई 32 तो ऑक्सीजन का मोलर मास के लिए होता है ना। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा एरर है,
देख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। और बैलेंसिंग करते वक्त 2 मोल के रिस्पेक्ट में 25 मत लिखा करना, ये बैलेंसिंग तो रट के रखो, x प्लस वाई बाई 4। और यहाँ कोफिशिएंट अगर 1 है तो ज्यादा इजीली कैलकुलेशन होगा। 1 मोल 12.5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 10 मोल 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कोई डाउट? हाँ हाँ है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें सीसी कौन सा? 38। 38, हाँ बोलो। इसमें बस सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना? हाँ, हाँ तो बस वही पे प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब उसका कन्वर्जन में शायद गलती हो रहा है। अगर मान लो सवाल ऐसा दे रखा है तो पहले तो हम ऐसा लिख लेते हैं, CO2 वाले पार्ट अगर कार्बन के साथ कंबाइन किया तो उस केस में CO बनाएगा। तो इस केस में CO वाला पार्ट जो है इसको अगर बैलेंस आउट करेंगे तो यहाँ 2CO होना चाहिए। मतलब 1 मोल CO2 2 मोल CO बनाएगा। तो जो कैलकुलेशन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करते हैं, इसी चीज को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी कर सकते हैं वैसे। तो अगर यहाँ 26 सीसी दे रखा तो इसका जस्ट डबल मतलब 52 सीसी के बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो 52 सीसी तो कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन, लास्ट वाला पार्ट आंसर आएगा। लेकिन ये मतलब वॉल्यूम मतलब मोल वाला पार्ट को वॉल्यूम वाले पार्ट से कैसे हम लोग मान सकते हैं कि अभी के लिए मान लो कैसा मान सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए मान लो कैसा मान सकते हैं, बाकी कैसे स्टेट में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों मान सकते हैं। बाकी एक चीज बोल सकते हैं, एवोगाड्रोस लॉ में ये चीज सुन रखा था। हाँ। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर कुछ निकालते भी हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ आएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ आएगा उसका जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो वहां से आराम से आंसर निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट कुछ? 39। क्वेश्चन नंबर 39। 39। कितना आंसर आया तुम्हारा इसमें? इसमें मेरे को समझ नहीं आया अटेम्प्ट कैसे करें इसको, मतलब स्टार्ट कैसे करें ये नहीं समझ में आया। अरे, नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2। बचपन में एक सवाल सुन रखा है, कंबशन। यही तो आता है तुम लोगों को 10th क्लास से, कंबशन, आग लगा देते हैं बस हर चीज में। किताब में आग लगा दिया होगा अभी तक 10th क्लास के। अगर C2H2 का रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस करेंगे तो क्या है? तो x प्लस वाई बाई 4। क्या? यहाँ पर तो एयर बोला ना। अरे हाँ हाँ, रुको एक सेकेंड, आ रहे हैं उस चीज पे। वो भी चीज हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। C2H2 वाले पार्ट में जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो 2, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बोला है कि कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। एयर बोला है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो x वाला जो पार्ट है वो दे रखा है 2 के बराबर, और y बाई 4 मतलब 2/4, तो 1/2 0.5 के बराबर। मतलब यहाँ ऑक्सीजन के आगे 2.5 का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लेके चलते तो 2.5 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला पार्ट अगर 8 लेके चल रहे हैं तो वॉल्यूम वाला पार्ट 8 के हिसाब से 8 इंटू 2.5 कर सकते हैं। तो 8 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 20 के बराबर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 20, आराम से लिखा जा सकता है। और तुम लोगों को बचपन में एक चीज बताया था, बचपन में तो नहीं बताया था, थोड़ा आगे बढ़ने पे, थोड़ा बड़े होने पे बताया था, एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना माना जाता है? 21%। 21% माना जाता है। कितना मार मारेंगे ना हम? कितना बताया मारने के लिए क्लास में? 20%। नाइट्रोजन वाला पार्ट 80% और ऑक्सीजन वाला पार्ट 20%। तो अगर ऑक्सीजन 20% है तो एयर का 20% अगर ऑक्सीजन है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ O2 20 के बराबर है तो एयर कितना रहा होगा? 100 के बराबर। हाँ। और लोग इसमें इसमें वैसे पता है आंसर, सवाल अगर सवाल को थोड़ा अच्छा बनाना है जिसमें लोग निगेटिव करे तो एक ऑप्शन 20 डाल दो,
मजा ही आ जाएगा। एक ऑप्शन अगर 20 होगा, लोग ऑक्सीजन का इक्वेशन लिखते हैं 20 पे खटाक से टिक मारेंगे, लेकिन आंसर 20 नहीं है, क्योंकि सवाल में ऑक्सीजन नहीं पूछा, सवाल में एयर पूछा है। तो एयर का 100 लीटर लेके चलते तो ऑक्सीजन का 20 लीटर आता, वो 20 लीटर 8 लीटर के साथ कम्बशन करता। बुझाया? यस सर। और कोई डाउट है तो बताओ। आप परेशान नहीं हो रहे हैं? 420। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाकी जो भी डाउट है अपना डाउट वाले ग्रुप में आराम से पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी डाउट होगा